गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 2 लहाजा की ओर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले भी हमने क्लास में भी समझाया था, ये चैप्टर हमने स्कूल के क्लास में ही करा दिया था। तो आप लोगों ने सब कॉपी पर लिखे हुए हैं, कॉपी चेक भी हो चुकी है लगभग। तो बहुत ध्यान से इसे समझिए और याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? आइए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था। ये आप भी जानते हैं कि उनके साथ सुमति था। तो उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, जिनकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी। लोग उन्हें ज़्यादा मानते थे और सम्मान देते थे। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया। किंतु 5 साल बाद वे जबकि भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के उसी रास्ते से आए, तब लोगों ने किसी अनिष्ट के होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। और दूसरा यह है कि वहाँ की उस समय की मनोवृत्ति पर भी ये चीज़ निर्भर थी, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते थे कि शाम होते ही छंग पी करके अपना होश हवास खो देते थे, और इस तरह से लोगों को जानने और पहचानने की क्षमता जो है वो खो देते थे। तो इसलिए वो उन्हें ठहरने के उचित स्थान नहीं दिला पाए थे। ठीक है, फिर से एक बार आंसर देख लीजिए कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वंश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, जिनकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी, और श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उन्हें ठहरने का उचित स्थान प्रबंध किया। किंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के जब उसी रास्ते से जाते हैं, तो उन्हें उस तरह का स्थान ठहरने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या होता था कि पहले तो कोई ऐसा अनिष्ट न हो जाए, इस शंका से उन्होंने स्थान नहीं दिया। और दूसरा है कि शाम होते ही वो छंग पी करके होश हवास खो देते थे, और लोगों की जानने और समझने तथा पहचानने की क्षमता वो खो देते थे, इसलिए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ये तो आंसर आपको याद भी है, जानते भी हैं कि उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर के चलते थे। ऐसा लगता था जैसे कि लाठी डंडा लेकर चल रहे हैं, उस तरह से वो इस्तेमाल करते थे। पिस्तौल और बंदूक का वो लेकर के घुमा करते थे। दुर्गम घाटियाँ और हथियारों के कानून के न होने पर डकैत जो है वहाँ राह चलते लोगों को पहले मारते थे और बाद में उनकी तलाशी लेते थे। तलाशी इसलिए लेते थे कि वो देखते थे कि इनके पास पैसे रुपए कोई कागजात तो नहीं है, इसलिए तलाशी लेते थे। हर समय लोगों को अपने प्राण पर खतरा मंडराता रहता था और एक भय बना रहता था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो इसका आंसर है कि लेखक लंगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से बिछड़ गया। एक तो यह कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने समझा कि घोड़ा थक गया है, थकावट के कारण वह धीमे धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना उचित नहीं समझा और बहुत वो पीछे रह गया। दूसरा कारण यह है कि एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक एक रास्ते पे चलता रहा, और जब काफ़ी दूर जाने पर उन्हें पता चला कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। फिर वो क्या होता है कि वो वहाँ से वापस लौटता है और दूसरे रास्ते को अपनाता है, और बहुत देर के बाद अपने साथियों के पास वो पहुँचता है, यानी सुमति के पास पहुँचता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि लेखक लंगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया। एक तो यह कि जिस घोड़े पर सवार था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो लेखक ने समझा कि शायद घोड़ा थक गया है, इस कारण से वो धीरे धीरे चल रहा है,
इसलिए उसे मारना भी उचित नहीं समझा। दूसरा कारण यह है कि जिस जगह पे वो जा रहा था वहाँ 2 रास्ते निकल रहे थे, जिसको दूसरा रास्ता उन्होंने ग्रहण किया और बहुत आगे निकल गए। जब आगे गए तो पता चला कि उन्हें इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते पर जाना था। तो फिर वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर वो बहुत देर के बाद अपने साथियों के पास पहुंचते हैं, इसलिए जो है वो पिछड़ गए थे जाने से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उस समय वह अकेला रह गया। उस समय वह अकेला था, परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया क्योंकि जिस मंदिर में वो बैठे थे, जिस मंदिर में उन्होंने स्थान ग्रहण किया था, वहाँ पर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थीं और लेखक अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विषय में जानने के लिए इच्छा रखता था। वो उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। ठीक है, फिर से देखिए कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उस समय वह बिल्कुल अकेला था, परंतु दूसरी बार जाने से नहीं रोका क्योंकि वो जहाँ पे जिस मंदिर में वो बैठे थे वहाँ पे बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी और लेखक उसे अध्ययन करने के विषय में और उनके विषय में जानने के लिए वो जानने चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं रोका जाने से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बहुत इजी है कि अपनी तिब्बती यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी का वेश धारण करना पड़ा। लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर चलना पड़ा। ऊंची और ख़तरनाक जगहों को भी पार करना पड़ा और तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ़ की ठंड का सामना करना पड़ा। पीठ पर अपना सामान भी उन्हें ढोना पड़ा। तो इन तमाम जो है उनको परेशानियों से गुजरना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बहुत आसान है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ सभ्य एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। जाति पाति छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां भी नहीं थी और औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। औरतों तक में विश्वास और अतिथ्य प्रेम का भी भाव था। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बनाकर वहाँ पे दी जाती थी। कानून व्यवस्था न होने का कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर के घूमते थे और किसी का खून करने तक में वो हिचकते नहीं थे। समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पाना चाहते थे। जागीरदारी भी प्रथा थी, वहाँ पे जागीरदारी प्रथा थी और जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोज़गार न होने कारण मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे। तो समाज में आपसी मेल की भी भावना थी, मेल मिलाप की भी वहाँ पे भावना थी। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ सभ्य एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। जाति पाति छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयाँ नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। औरतों तक में विश्वास और अतिथ्य प्रेम का बहुत अधिक भाव था। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति यानी कोई अजनबी व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बना करके वहाँ पे दी जाती थी। यहाँ पर कमी यह थी कि कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर के घूमते थे और किसी का खून करने तक हिचकते नहीं थे। समाज में अंधविश्वास भी व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पाना चाहते थे। जागीरदार प्रथा भी थी। जागीरदार स्वयं अपनी खेती करता था। रोज़गार न होने के कारण मजदूर सस्ते मिल जाते थे और कुल मिलाकर के समाज में आपसी मेल मिलाप की भावना थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ सही बतलाता है। इसे मैंने क्लास में भी बताया है, पूरा समझाया था और अभी भी मैंने ट्रिक लगा दिया है क में। ये लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, इसका आंसर बस ये है क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका रिवीजन, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नेक्स्ट डे हम दूसरा रिवीजन कराएंगे। थैंक यू।